फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सोवियत सिस्टम क्या होता है और आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, कैपिटलिस्ट अप्रोच क्या है, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, फिर कैसे गोरबाचेव एक लीडर थे, कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, और विघटन क्यों हुआ, हमने ये सारी चीज़ें जानी। अब विघटन क्यों हो गया, ठीक है, ये सारा प्रोसेस तो हमने जान लिया। अब विघटन के बाद क्या हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने जान लिया कि इतने सारे रीजंस आ गए थे कि लोगों का ही विश्वास उठ गया था सरकार पे से, लोग ही चेंजेस चाहते थे वहाँ के। ठीक है, तो फिर बाद में उन्हें डिसइंटीग्रेट करना पड़ा। ठीक है, और जो येल्त्सिन नेता थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यानी कि इसकी परिणतियाँ क्या हुई, परिणतियाँ यानी कि इसके रिजल्ट क्या हुए, बाद में इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या क्या पॉलिसी अपनाएंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, और अब वो क्या बन गया था, रशिया बन गया था और बाकी सारे छोटे छोटे देश सब बन गए थे। जो हमने मैप देखा था कल कि 15 देशों का ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, और ये पूरा अलग हो गया था। जैसे ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है ना, तो रशिया के साथ ये जितना भी ऑरेंज से शेड में है, क्रीम शेड में है, ठीक है, ये वाले जो कंट्रीज थे ये सब इसके साथ थे, और बाद में ये सब अलग अलग हो गए। अब ये सब अलग अलग हो गए तो वही देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। भाई एक पहले तो रिजल्ट मैंने यही बता दिया कि अलग अलग हो गए। चलो देखते हैं। तो जब सोवियत संघ, जो दूसरी दुनिया जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड कहते थे, वो खत्म हो गई, तो ज्यादातर क्या इम्पैक्ट हुआ, तीन हम इम्पैक्ट कह सकते हैं कि तीन ब्रॉड इम्पैक्ट आए। ठीक है, पहला ब्रॉड इम्पैक्ट क्या आया कि जो पहले आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, कि कैपिटलिस्ट हो या फिर सोशलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, यानी कि जो समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई थी, जो आइडियोलॉजिकल उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, उसका कोई मुद्दा नहीं रहता। अब सबको पता है कि कौन जीता था। यहाँ पे हमारे जीते थे जो कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला यूएसए था, वो जीता था। तो इसका मतलब सबको पता था कि अब आगे की जो दुनिया है वो यूएसए की आइडियोलॉजी पे चलने वाली है। तो अब कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं रह गया था। पहला जो इसका इम्पैक्ट हुआ ये हुआ कि कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट है वो इसका आएगा कि जितने भी शक्ति संबंध थे, यानी कि जो नाटो का अलायंस था, वार्सा का अलायंस था, ये सारे जो अलायंस थे धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। अब इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया था। ठीक है, अकेली सुपर पावर था। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, सारा जो IMF वगैरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह थे, वो सब पावरफुल हो गए थे। तो अब जो नाटो और वार्सा थे उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि यूएसए जो था वो पूरा सोल सुपर पावर बन चुका था। सोल सुपर पावर मतलब इकलौता यही एक महाशक्ति बन गया था। पहला कारण क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया था। दूसरा क्या हुआ कि यूएसए सुपर पावर बन गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन या फिर शायद 3 नंबर का, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन आता हो तो इसके 3 पॉइंट्स हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड ये आता है कि जितने भी सोवियत ब्लॉक के जो नेता थे, जो सोवियत ब्लॉक के जितने भी कंट्रीज थे वो अब अलग अलग हो गई थी और वो अब एक इंडिविजुअल कंट्री बन गई थी। अब कुछ ने तो नाटो भी ज्वाइन कर लिया। अब जितने भी कंट्रीज थी जो सोवियत ब्लॉक में आती थी अब वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ का तो मन था कि वो यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डेवलप्ड था स्टेट। ठीक है, यूएसए तो था ही अपने आप में डेवलप्ड, तो यूरोप भी बहुत ज्यादा डेवलप था। तो कुछ ने तो अपने आप को यूरोप से अटैच कर लिया। ठीक है, यूरोप से जोड़ लिया। जैसे बाल्टिक वाला जो हमने एरिया बताया था आपको, बाल्टिक वाला कहाँ, यहाँ पे यूक्रेन वाला जो है, 3 कंट्रीज मिलके बाल्टिक वाला एरिया बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे जो 3 कंट्रीज हैं, ये बेलारूस वगैरह वाली, ये जो कंट्रीज हैं ये बनाती हैं अपने आप को बाल्टिक रीजन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम अपने आप को यूरोप से अटैच करेंगे, क्योंकि यूरोप वाले क्या थे, बहुत ज्यादा डेवलप थे। कुछ ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। कुछ ने क्या किया, अपने आप को नाटो से जोड़ा। किससे, नाटो से जोड़ लिया। ठीक है, अब ऐसे में सेंट्रल एशिया ने क्या किया, सेंट्रल एशिया ने अपने आप को एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल सिचुएशन में पाया। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एशिया के लोग, सेंट्रल एशिया यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा कुछ यहाँ पे वाला एरिया आता है, यहाँ यूरोप है, यहाँ रशिया है। ठीक है, यहाँ यूरोप वाला एरिया है, यहाँ पे एशिया, इंडिया है। ठीक है, यहाँ अफ्रीका है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको ये सब पता ही होगा। तो जो सेंट्रल वाला था एशिया वाला, वो इधर से भी व्यापार रख सकते थे, इधर से भी कनेक्शन रख सकते थे, इधर वालों को भी खुश रख सकते थे। तो इन्होंने अपने आप को हर तरह से रिलेशन में रखा, हर किसी के साथ में। ठीक है, इन्होंने रशिया के साथ भी जो अपने रिलेशन थे वो नहीं बिगाड़े। ठीक है,
रशिया के साथ अपने रिलेशंस नहीं बिगाड़े और यहाँ पे भी यूएसए से भी कनेक्शन रखा, अपना व्यापार चारों तरफ फैलाया। ठीक, तो अब क्या थे, अब अब थर्ड पॉइंट क्या आया कि नए नए जो कंट्रीज थी वो उभर के आने लगी थी। नई नई कंट्रीज कैसे उभर के आने लगी थी, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब किसका पार्ट हो गई, अब वो अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई और उन्होंने अलग अलग चीजें अपनानी शुरू करी। जैसे कुछ लोग भारत के साथ भी जुड़ गए थे, भारत का जो कॉमनवेल्थ वाला एसोसिएशन था उसके साथ जुड़ गए थे। तो ये सारे 3 रीजन हुए कि उसके बाद क्या हुआ। फिर अब कम्युनिस्ट डिजाइन जब खत्म हो गया तो पोस्ट कम्युनिस्ट डिजाइन में एक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक जब क्या लगता है, झटका। और थेरेपी मतलब जब हमें कोई चीज चेंज करनी होती है तब हम कुछ थेरेपीज यूज करते हैं ना, जब हम किसी चीज को सुधारते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स हमें कोई थेरेपीज देते हैं। तो कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसा सुधार जो कि शॉक से लाया गया हो, ये हुआ था कम्युनिस्ट, पूरे इस एंटायर कम्युनिस्ट पैटर्न के खत्म होने के बाद में। अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट आइडिया खत्म तो हो गया, लेकिन अब क्या, अब उन्हें आगे की पॉलिसीज प्लान करनी थी कि अब हम आगे कैसे चलेंगे, आगे क्या करेंगे। तो फिर जो एक नया तरीका अपनाया गया सोवियत यूनियन में वो था कि हम शॉक थेरेपी लाएंगे। शॉक थेरेपी क्या था, एक तरह का पेनफुल प्रोसेस था, यानी कि दुखदायक रहा इनके लिए। ये था कि झटके से जब हम किसी को आघात पहुंचाकर उपचार करते हैं, ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है, जब हम किसी को झटके से आघात पहुंचाकर तब जब किसी का उपचार करते हैं, तो इन्होंने ऐसे ही किया। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे, क्योंकि अब ये कैपिटलिस्ट स्टेट बन गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन भी थोड़ा सा उस टाइम तक, ठीक है, अब तो इस टाइम देखोगे तो थोड़ा बहुत वापस से कम्युनिस्ट वाला आइडिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बट स्टिल एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटलिस्ट वहां पर है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने सजेशन दिया कि आप लोगों को पूरी तरह से क्या होना है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट होना है, कि एक तो डेमोक्रेसी लाओ और कैपिटलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, कि क्या जिसके पास पैसे वो इन्वेस्ट करेगा, प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, स्टेट जो है वो ज्यादा नहीं घुसेगा मार्केट के अंदर, जो मार्केट की खुद की चीजें हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई की चेन चलती है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, उस डिमांड और सप्लाई की चेन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक पे तो ज्यादा असर हुआ नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक पे तो ज्यादा लोगों ने नोटिस किया नहीं, अब अपने फायदे की चीजें देखते हैं ना। तो इन्होंने इकोनॉमिक पे अपना चेंजेस आना शुरू करा और इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए क्या किया, अचानक से कांड कर दिया। अचानक से क्या करा, अचानक से सारे जो कम्युनिस्ट आइडिया की चीजें थी, जैसे कि जो खेती की लैंड थी, ठीक है, वो पहले ग्रुप की थी, पूरे ग्रुप की कम्युनिटी की होती थी, किसी पर्सनल की तो होती नहीं थी क्योंकि स्टेट हकदार था उसका। अब वो कुछ नहीं रहा था, जितनी फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री में वर्कर थे जिसे सरकार लीड कर रही थी, अब वो फैक्ट्री सब प्राइवेटाइज होंगी, अब सारी चीजें चेंज होंगी। अब देखेंगे हम कैसे कैसे चेंज हुई। अब इन्होंने धीरे धीरे यही करा। अब देखते हैं, जैसे कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाला, ये वाला आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, और इस पैराग्राफ से क्या है कि क्या क्या चीजें उन्हें करनी थी। अब इन्हें पूरी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज करना था पूरी तरह। इसके अलावा प्राइवेटाइज करने थे सारे जो स्टेट के एसेट्स थे, यानी कि जितनी भी चीजें थी, जितने भी कॉर्पोरेट ऑनरशिप थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थी या फिर जितनी भी बिजनेस सेटअप थे, उन सारे पैटर्न को हटाना पड़ेगा, सबको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। जितनी भी लैंड थी, पहले तो इनकी फार्मिंग की लैंड भी प्राइवेट नहीं थी ना, अब उन्हें प्राइवेट करना पड़ेगा। पहले तो वो कलेक्टिव फार्मिंग करते थे सब एक साथ, ठीक है, और इसका कोई तीसरा तरीका नहीं था, वो तीसरी जगह कहीं नहीं जा सकते। मतलब जैसे हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, मतलब सरकार की जिम्मेदारी भी है कि कोई गरीब न रहे, सरकार की ड्यूटी भी है, और जिन लोगों के पास पैसा है वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ पे अब इन्हें कॉम्बिनेशन में नहीं रहना था, अब इन्हें सीधा या तो वो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट शिफ्ट हो जाए, तो उन्हें यही करना था। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने किस किस चीज को प्रमोट किया, इन्होंने फ्री मार्केट को प्रमोट किया कि हम फ्री मार्केट रखेंगे, अब कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, डीरेगुलेशन होगा, यानी कि जितना भी जो भी कंट्री का जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो जो रेगुलेट करती थी, अब वो रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब बाहर से जो बाहर के लोग होते हैं वो किसी देश में जाके, दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाहर के लोग दूसरे देश में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सोवियत संघ है, हम जानते हैं जो रशिया की पॉपुलेशन है आज सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो रशिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इनकी लेबर सस्ती मिल जाएगी इन्हें। अब जब इन्हें लेबर सस्ती मिल जाएगी तो बाहर के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, क्यों, क्योंकि लेबर इन्हें सस्ती मिल जाएगी। तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो बाहर के लोग सीधा ही आके अपनी फैक्ट्रीज वगैरह कुछ लगाते हैं। फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की बात करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओपननेस कर दी कि अब कम से कम टैक्स लगेंगे। अब देखो, जब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना होता, अगर किसी देश में हम चाहते हैं कि जैसे हम अब अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का आइडिया चल रहा है, ठीक है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो आपने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं कि बाहर की चीजें हम ना खरीद
खरीदे, बाहर का इन्वेस्टमेंट ना करवाएं, तो सरकार क्या करेगी, बाउंड्रीज पर टैक्स लगा देगी, ठीक है, ज्यादा टैक्स बढ़ा देगी। अब वो डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब क्या एक इंटरनेशनल बॉन्ड में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, ठीक है। तो कंट्री का नेता या कंट्री कोई डायरेक्टली अपने लोगों को नहीं कह सकते कि बाहर खाना पीना बंद कर दो। अब वो लोगों की समझदारी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा टैक्स लग जाए, ज्यादा नॉर्म्स लग जाए, तो क्या होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो ये क्या करेंगे, अब ये सारी जो रेगुलेशन है उसे और कम करेंगे, ओपन करेंगे चीजों को, ठीक है, ओपननेस लाएंगे, खुलापन लाएंगे, और साथ में करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि अब इनकी जो करेंसी थी वो भी तो कन्वर्ट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो डॉलर के रिलेशन में व्यापार करेंगे, ठीक है। अब डॉलर में ही सब व्यापार क्यों करते हैं, क्योंकि डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है, ठीक है, और डॉलर ज्यादातर कंट्रीज में चलती है, ठीक है, और जो ज्यादा बड़ी करेंसी होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का काम चल रहा था यहाँ पे धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब जो पूंजीवादी देश थे उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो पश्चिमी मुल्क थे सबको धीरे धीरे वहां जोड़ा गया। अब देखो क्या था कि पहले ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, इन्हें रिलेशन रखने थे, इन्हें व्यापार रखने थे किसके साथ, एशियन कंट्रीज, मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ, देखो सॉरी यूरोपियन नहीं, रशिया के साथ। अब ये छोटे छोटे देश हैं सारे, इन्हें व्यापार किससे करना पड़ता था, सीधा इससे ही करेंगे, ठीक है, सिर्फ इससे ही करते थे, रशिया से ही, ठीक है, क्योंकि इसकी इनकी पूरी जो इकोनॉमी थी वो बनी हुई थी ना, मैंने कहा ना वो पिन से लेके कार तक सब कुछ खुद ही बनाते थे, ठीक है। तो सारी कंट्रीज क्या थी, वो इससे रिलेशन करती थी, अपनी बड़ी कंट्रीज थे। अब क्या था, अब इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि ये आपस में भी रिलेशन कर सके, छोटी छोटी कंट्री आपस में भी व्यापार कर सके, ठीक है, इससे भी व्यापार कर सके, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यूएसए वगैरह, इससे भी व्यापार कर सके। तो व्यापार का जो वो था, जो एरिया था, वो और ज्यादा ब्रॉडन हो गया, और इससे हमारा क्या पता चला, हमारा ये हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जो एशिया का पार्ट थी, रशिया का पार्ट थी, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब वो क्या हो गई थी, अलग हो गई। तो अब ये लोग किससे व्यापार कर सकते हैं, तो आपस में भी, रशिया से भी, किसी भी और पार्ट से भी। तो सीधा जो अब व्यापार का जो रिलेशन था वो सिर्फ इनसे नहीं रह गया था, इनका आपस में भी हो सकता था और इनका दूसरी कंट्रीज से भी हो सकता था, कोई बाउंडेशन अब इनके ऊपर नहीं थी, ठीक। तो इसके साथ अब क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। अब शॉक थेरेपी आ तो गई, यानी कि हम सीधे एक कम्युनिस्ट आइडिया से कैपिटलिस्ट आइडिया में चेंज तो हो गए, ठीक है, वो सीधे चेंज हुए थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे खतरा आया। अभी जब हमने कल एक वो पढ़ी थी, मतलब लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बीच में सोशलिस्ट रखा था। सोशलिस्ट एक ऐसा आइडिया है जो कि एक प्रोसेस के बीच का स्टेप है। जब आप कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट पे जाओगे तो बीच में आपको सोशलिस्ट वाली स्टेज लेनी पड़ेगी, यानी कि जैसे पहले तो बिल्कुल ही स्टेट का रोल नहीं है, फिर स्टेट का रोल कुछ तो लाओगे और उसके बाद स्टेट का पूरा रोल ले आओगे, ठीक है। मतलब कुछ तो पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी दोगे, मतलब पहले तो बिल्कुल ही प्राइवेट है सब कुछ, फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी का दोगे और फिर पूरी ही स्टेट के पास ले जाओगे। ऐसे ही उल्टा होगा, अगर सब कुछ स्टेट के पास है तो धीरे धीरे स्टेप लाओ कि थोड़ा गवर्नमेंट ले, थोड़ा लोग ले, और उसके बाद कैपिटलिस्ट ले जाओ कि पूरा ही लोग ले ले। लेकिन इनके में क्या चक्कर हुआ, ये जो स्टेप था इनका बीच का, यानी कि जो इन्हें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और फिर जो कम्युनिस्ट था, यहां से ये डायरेक्ट जंप मार गए, इन्होंने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया, ठीक है। जब हम गए थे, जब मैंने डिफरेंस बताया था, ऐसे ही क्यों बताया था, क्योंकि ये एज ए स्टेप है, यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा। ये एक आइडिया है, ये तो इम्पॉसिबल सा आइडिया लगता है कि मतलब कोई क्लासलेस सोसाइटी हो, कोई रिच ना हो और रिच और गरीब में कोई वही ना हो, डिफरेंस ना हो, ये तो चलो फिर भी बात है। लेकिन फिर भी जो कम्युनिस्ट आइडिया था उस टाइम, जो रशिया ने अपना रखा था, वो भी तो सीधा जंप कर गए। अब ये जो जंप कर गए ना, ये इन्हें नुकसान दे गया। अब कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, आप कैसे चल सकते हैं। अब इन्होंने गड़बड़ कर दी, जितने भी इनका स्ट्रक्चर था सब हिल गया। अबाउट 90% जो इनकी इंडस्ट्रीज थी, जो इनकी कंपनियां थी, उन्हें बेचा गया। जितनी भी इनकी इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या थी, स्टेट के हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी। अब उन्हें बेचा क्योंकि प्राइवेटाइज करना है तो नीलामी लगती है। अब कोई इंडस्ट्री उसकी नीलामी लगी, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग तो वो जो बोली लगाएंगे वो भी बहुत कम लगाएंगे। तो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री 100 करोड़ में बिक जाएगी या 100 रुपए में बिक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होता है तब तक लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इतनी जल्दी चीजें करी गई, इतनी सारी चीजें एक साथ करी गई, तो लगभग 90% ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी कंपनीज थी वो सब लोगों को बेच दी गई, ठीक है। जितना भी बाजार था, औद्योगिक नीति थी, सब बेकार हो गई, इनका सब अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और इसे हिस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैराज सेल कहा गया।
गराज सेल क्यों कहा गया इसे? इसलिए कहा गया क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जिनमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था वो यूं बिक गई थी जैसे कुछ हो ही नहीं। मतलब इतने इतने कम दामों में बिकी है ना, औने पौने दामों में, ऐसी कम दामों में बिकी है जिसका कोई हाल नहीं। और ऐसा क्यों बिकी है? इसलिए बिकी है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। अब देखो, इंडस्ट्रीज तो हमें प्राइवेट करनी है, चाहे कुछ भी हो, हमें प्राइवेट करनी थी। हमारे पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ना करें। अब लोगों को खरीदने वालों के पास पैसा भी तो होना चाहिए, है ना। अब मान लो आईपीएल की बोली लग रही है, क्रिकेटर्स की बोली लग रही है, अब जो उसके मालिक उन्हें खरीदने वाले टीम्स को, उनके पास पैसा ही नहीं है, सभी किसी के भी पास नहीं है, तो फिर बोली बढ़ेगी ही नहीं आगे, बोली सस्ती सी रह जाएगी, ठीक है। और नुकसान किसका होगा? उन प्लेयर्स का होगा। यहाँ पे अब नुकसान किसका हुआ? इंडस्ट्रीज का हुआ, ठीक है। इंडस्ट्री के लोगों को अब वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो इसका आप देखो बड़ा लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। इसके इम्पैक्ट पे क्वेश्चन यहाँ से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है और इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है, बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं आता जितना पैराग्राफ बेस्ड आया। चलो देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस हुए। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन का लेवल बहुत ज्यादा था, जैसे आपके हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई चीजों की। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास जो रूबल, जो उनकी करेंसी थी ना, रूबल की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। रूबल की वैल्यू कम क्यों हो गई? अब देखो, जब बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर की जो वैल्यू है, बाहर की करेंसी की वैल्यू हमारी कंट्री के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। जैसे हमारा रुपीज है, हम रुपीज की बात करते हैं और डॉलर की बात करते हैं। रुपीज और डॉलर की जब हम बात करने लगे तो अब आप देखो कि मतलब अब लगभग 70 to 75 डॉलर की जब हम बात करते हैं वो जब हम 70 to 75 रुपीज की बात करते हैं, 70 या फिर 75, इसी के बीच में फ्लक्चुएट करता है। 70 to 75 रुपीज हमारे एक डॉलर के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अगर हमें कोई 1 रुपए की टॉफी लेनी है ना, इंडिया वाली डॉलर में लेनी है, तो उसे सिर्फ अपना 0.75 पैसे ही देने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इतने से पैसे देने पड़ रहे हैं उसे, ठीक है। तो $1 कितनी बड़ी चीज हो गई ना हमारे लिए। और हमें अगर $1 खरीदना है तो हमारे 70 से 75 रुपीज जाएंगे, ठीक है। अब जब बाहर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है और यहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ की तो सारी चीजें गिर चुकी हैं, यहाँ तो कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस किसके पैसों की? बाहर वालों के पैसों की इंपॉर्टेंस हो गई। और जो रूबल है, जो यहाँ की अपनी करेंसी थी इनकी खुद की, वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अब देखो, ये इकोनॉमिकल टर्म है वैसे तो कि करेंसी कैसे गिरती है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा मैं डीपली नहीं समझा रही हूँ, आपको बस ये याद रखना है कि जो रूबल है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, रशियन करेंसी। अब उसकी वैल्यू कम हो गई तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना। मान लो कि पहले क्या थी, 10 रुपए की टॉफी आती है, 10 रुपए की टॉफी आती है नहीं, 10 रुपए की मान लो कुछ भी चीज आती है, कोई भी पेन वगैरह आपका 10 का आता है। अब आपकी वैल्यू गिर गई, ठीक है, आपके पैसे की वैल्यू गिर गई, अब 10 रुपए तो कुछ है ही नहीं, तो आपको उसी पेन को खरीदने के लिए 20 से 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 20 से 30 रुपए देने पड़ रहे हैं तो आपकी महंगाई बढ़ गई ना। क्यों? क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो इनके भी पैसे जो थे रूबल, उसकी वैल्यू कम हो गई थी। जितनी भी सेविंग थी वो सब खत्म हो चुकी थी लोगों की। अब लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। उन्हें खाना भी अपने बाहर से उगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जितनी भी लैंड थी, हमने देखा ना, कलेक्टिव लैंड थी, उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया और खेती फिर इतनी कर नहीं पाए, तो खाना भी उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता था, यानी कि खाना भी अब बाहर से आ रहा था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब खाना भी बाहर से आने लग जाता है तब बहुत ज्यादा, या ये समझ लो कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, कितना वो कमा रहे थे ऑन एन एवरेज एनुअली, तो 1999 में जो था ना वो उसका बहुत कम था, यानी कि लगभग बहुत ज्यादा गिर गया था। सकल घरेलू उत्पाद उनका बहुत ज्यादा नीचे हो गया था 89 की तुलना में 99 में। इनके इन 10 सालों में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका था। अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, कोई ऑल्टरनेटिव इन्होंने चुना नहीं था। जितना भी सोशल वेलफेयर का काम था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। पहले तो सोशल वेलफेयर कौन करता था? स्टेट करता था सोशल वेलफेयर। अब वो सोशल वेलफेयर का काम डिस्ट्रॉय हो गया था। जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए, जो गरीबी थी वो बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो एकेडमिक या सोसाइटी या पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, या तो वो अलग हो गए देश से या फिर वो कहीं और चले गए, मतलब माइग्रेट हो गए, मतलब वहां नहीं रुके, वो तो चले गए। इसके अलावा क्या हुआ कि माफिया वर्ग उत्पन्न हो गया। माफिया वर्ग क्या होता है? माफिया लोग इमर्ज हो गए। माफिया यानी कि वही एक तरह से करप्टेड लोग जो कि औरों की, मतलब जो अपने पास पैसे है ना वो बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लेते हैं, जो बॉस लोग होते हैं, डॉन लोग होते हैं। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने प्राइवेटाइज करी ना चीजें, तो पहले ना सब लोगों को कार्ड्स दिए थे, यानी कि ये इनके पास एक परमिट था कि आप लोग इन कार्ड्स के जरिए क्या करोगे, इन चीजों को खरीदोगे, कि इन चीजों को, फैक्ट्रीज को, लैंड को या कुछ भी, तो सबको कार्ड्स दिए गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गरीब लोगों ने, अब भाई उन्हें कार्ड्स, उन्हें लैंड चाहिए, उन्हें खाना चाहिए पहले, तो उन्होंने अपने कार्ड्स को इन लोगों को ब्लैकमेल करके, मतलब ब्लैकमेल नहीं, ब्लैक
मार्केटिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में बेच दिया। और इसकी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से क्या हुआ, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, उन्होंने और कम कम दामों में चीजें खरीद ली, और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए, क्योंकि उन्हें तो पहले क्या चाहिए था, खाने के लिए चीजें चाहिए थी। अब देखो जो इनका रशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो बैंक था ना, वो भी बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट क्या होता है, जब बैंक का सारा पैसा डूब जाता है और कोई भी उसके पास, जैसे वो लोन्स देते हैं ना, तो उसका जो मतलब बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं हम लोगों को, मतलब बाकी लोगों को लोन देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बाजार में, अगर उनके पास प्रॉफिट होता है तो फिर वो अपना प्रॉफिट बैंक में फिर जमा करते हैं। अब प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ो, सब कुछ डूबने लगा था, तो ये जो बैंक थे वो भी बैंकरप्ट हो चुके थे। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो कि खराब हो गए थे, मतलब जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा था। अब क्या इन्होंने लोकतांत्रिक उसके इंपॉर्टेंस में तो इतना काम करा नहीं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को पालन करने में तो कोई इतना काम करा नहीं, इसमें कर लिया था, किसमें, इकोनॉमी में, और वो भी इन्होंने गड़बड़ करा। तो अब इन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इनका क्या था कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी बहुत जल्दीबाजी में बना, ठीक है, रशिया का और बाकी कंट्रीज का। कैसे बना, इन्होंने प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा कर दी। देखो हम जानते हैं ना, एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एक पीएम होता है, हमारे में तो पीएम है, ठीक है, कुछ की में पीएम नहीं होता, सबके में अलग अलग वो है तरीका, इनकी में भी पीएम नहीं होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद इनकी पूरी पार्लियामेंट है जो लोगों ने चुनी है, ठीक है, पार्लियामेंट। हमारे यहाँ देश में क्या है, सबसे ज्यादा पावर है पार्लियामेंट के पास, और पीएम भी पार्लियामेंट का नेता होता है। अब बाकी देशों में क्या है, और रशिया में क्या होगा कि पीएम तो बना नहीं, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक इकलौता पर्सन है जो लीड कर रहा है, और इसकी पावर कर दी इन्होंने ज्यादा। क्या कर दी इन्होंने, पावर इनकी ज्यादा, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर ज्यादा है कंपेयरिंग देन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट तो लोगों ने चुनी थी, और इनकी पार्लियामेंट की पावर कुछ है ही नहीं, और प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, जल्दी जल्दी में संविधान बनाया, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट बने ना, जो भी इन्होंने अपने फायदे में चीजें करी। अब पावर इनके पास थी तो भाई ये कैसे डेमोक्रेटिक चीजें ला सकते थे। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो तब डिसइंटीग्रेट हुई थी रशिया से, और अभी तक डेमोक्रेटिक नहीं हो पाई है। क्यों, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया है। धीरे धीरे वो अथॉरिटेरियन हो गए, यानी कि उन्होंने अपने आप को ही राजा बना लिया। जैसे तुर्कमेनिस्तान की बात करें हम, उज्बेकिस्तान की बात करें, तो इन्होंने पहले अपना जो शासनकाल था वो 10 साल तक बढ़ाया, ठीक है, और जब 10 साल पूरे होने वाले हुए फिर और 10 सालों के लिए बढ़ा दिया, मतलब 20 साल तक तो यही हो गया। तो ठीक है, और जुडिशियल कल्चर भी, जुडिशरी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी इन देशों में उस टाइम तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में चेंजेस आए, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए। फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब बाद में डेवलप हुए। इनके जो अभी मैंने बताया ना, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्या किया, नेताओं ने अपने आप को 10 साल तक और फिर और 10 साल तक बढ़ा दिया। बाद में थोड़े डेवलप होने शुरू हुए, और कैसे डेवलप होने शुरू हुए, जैसे रशिया भी लगभग 10 साल बाद थोड़ा सा और डेवलप होना शुरू हुआ। कैसे, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, मिनरल्स थे, ठीक है, ये लोग इन चीजों को बेचते थे और इससे अपने पैसे कमाते थे। अब ये तो सबको चाहिए ना, पावर के रिसोर्सेज है, पावर की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें तो नेचुरल जो अपनी न्यूक्लियर पावर है वो तो इन सबको चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर पावर के लिए बॉम्ब बनाना ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, बाकी कामों के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ये काम आते थे। अब देखो सेंट्रल एशिया में भी अरब वाला एरिया है, वहां पे भी पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं, इनके पास भी खाने खदानें थी, तो इन्होंने इन्हीं का एक्सपोर्ट करके अपने व्यापार को बढ़ाया। और बाकी देशों ने कैसे कमाया, कुछ के पास तो जरूरी नहीं है ना सबके पास से रिसोर्सेज हो। अब देखो मान लो कि एक कंट्री यहाँ है, ये बहुत सारी मैं कंट्रीज बना रही हूँ, ठीक है, ये ऑब्वियसली सर्कल में कोई कंट्री नहीं होती, बट फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोई पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है, यहाँ तक आना है, ठीक है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन से आएगा, ठीक है, या फिर शिप, अगर पानी होता तो शिप से आता, ठीक है, या फिर लैंड के तरीके से आएगा, इसी रास्ते से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ ये कंट्रीज भी पड़ गई, ये वाली कंट्रीज है, ये वाली कंट्री है, ये वाली कंट्री है। तो ये वाली कंट्री कैसे कमाएंगी, ये जो रास्ते के लिए जो रास्ता दिया है ना इन्होंने, इस रास्ते के लिए रेंट चार्ज करती हैं, किराया लेती हैं इस रास्ते का, तो वो इससे कमाते हैं, इस रेंट से कमाते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंट होता है कुछ कंट्रीज ने इससे कमाया कि जो बीच के रास्ते में जो जगह ये लोग दे रहे हैं उसके लिए पैसे लिए और वो कमाया, ठीक है। अब हमने देख लिया कि डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या हो गया। अब क्या है, संघर्ष और तनाव, यानी कि टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ एरियाज ऐसे थे या ऐसे हैं भी जिनमें अभी तक भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक भी सॉल्यूशंस नहीं मिले हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा सीन है, क्योंकि बहुत सारे इसमें से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कोई लिंक नहीं है जो आप इससे कुछ सीख सकते हो। चलो देखते हैं क्या है। रूस के जो 2 रिपब्लिक थे ना, चेचन्य और दागिस्तान, ठीक है, रूस के जो 2 कंट्रीज बनी थी बाद में, इनके बीच में बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगे, वो भी हिंसक, वायलेंट होने लगे,
ठीक है। इनके बीच में अलगाववाद आ गया, सेशनिस्ट आ गया, इनकी अलग होना चाह रहे थे ये दोनों आपस में, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पीछे ना एक लड़की ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अब बताओ राष्ट्रवाद में और अलगाववाद में अंतर क्या होता है। क्या ये होता है अगर जीत गए तो राष्ट्रवाद, हार गए तो अलगाववाद। अब देखो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना होती है अपने नेशन को आगे करना, और अलगाववाद देखें तो दूसरे से अलग करके अपने आप को आगे करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर आते हैं, बट जब वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जब हम अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के अंदर दूसरे को हटा के जब अपना राष्ट्र मानते हैं ना, किसी को हटा के, तो वो गलत हो जाता है, वो अलगाववाद वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, अगर हमारे देश में कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है और हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र है और हम उन्हें अलग करके तब अपने राष्ट्र को देखते हैं, तो ये हुई अलगाववाद। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ जुड़कर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है। तो ये चीज हुआ, तो चेचन्या और दागिस्तान ये दोनों अलग अलग होना चाह रहे थे, ठीक है। तो इनके मिलिट्री बॉम्बिंग वगैरह ये सारी चीजें हो गई, सब दोनों ही आजाद होना चाहते थे, ठीक है। और दोनों की आवाज दबाई जा रही थी, एक दूसरे की आवाज ये दबा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। और फिर तजाकिस्तान जो था उसके अंदर भी सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर जब घर के अंदर ही गृह युद्ध हो जाए, ठीक है। तो यहाँ गृह युद्ध हो गया 2001 में, ठीक है। फिर उसके बाद वो 10 सालों बाद कहीं जाके, यानी कि 10 वर्षों, यानी कि 2001 तक, यानी कि यहाँ 1999 से सिविल वॉर थी और 2001 में जाके ये आज़ाद हुए। उसके बाद भी यूक्रेन जो है, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे जो देश थे, इनमें आंदोलन चल रहे थे अपने अलग अलग, ये अपने शासन को उखाड़ के फेंकना चाहते थे जो भी शासन कर रहा था उनके ऊपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या हुआ, पानी के जल के ऊपर ये लड़ाई कर देते थे, रिवर वाटर्स के ऊपर फाइटिंग हो जाती थी, ठीक है। तो ये शांति से नहीं बैठ पाए, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। जैसे आप देखो कि जो 11 सितंबर 2001 की जो घटना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जो करी थी, अब ये वाली जो घटना है आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। 11 सितंबर 2001 को घटना हुई थी एक, जो बमबारी गिराई गई थी, ठीक है। जो यूएसए है, फिर उसने मिलिट्री अपने बेस स्थापित करे, अफगानिस्तान पे हमला करा, पाकिस्तान वाले एरिया पे आ गए, ठीक है। अब ये कैसे हमला करा वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि अब क्या है कि कौन गिर चुका है? रशिया तो पूरा गिर चुका है, यूएसएसआर तो पूरा गिर चुका है, अब कौन बचा? यूएसए। अब यूएसए की पावर कैसे फैली वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा क्या हुआ, एक चेकोस्लाविया करके क्या है एक देश था जिसका विघटन हो गया। इसका विघटन क्या हुआ, इसका स्प्लिट पीसफुली हो गया, शांति से ही हो गया। लोगों ने कहा कि हम ठीक है अलग ही रहना चाहते हैं, एक था चेक और एक था स्लोवाक्स। तो ये जो दोनों कंट्रीज थी ये किससे टूटी है? चेकोस्लाविया थे। आप ये यूरोप के उसमें देखोगे ना, बहुत छोटी छोटी सी कंट्रीज मिलेंगी आपको। यूगोस्लाविया, एक यूगोस्लाविया था वहां पे, ठीक है, वो भी 1991 में टूटा। तो इस बेसिकली इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि बाद में जब ये कंट्रीज थी इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, अब इंडिया का रिलेशन हमें सबसे ज्यादा पहचानना होगा। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, इसी चैप्टर को जब अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यही देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा इसमें, इंडिया ने क्या क्या किया। इंडिया की विदेश नीति जो थी ना उसमें रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। हमारे जो देश के वो है ना एक्टर्स, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, इन सबको वहाँ रशिया के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि हमारा कल्चर बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हुआ है। हम लोगों ने एक दूसरे की सपोर्ट बहुत अच्छे से की है। जैसे रशिया और इंडिया का सपना है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाए। अब देखो अब क्या है, अभी हमने ये देखा, अब देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड कब बनेगा। कहते हैं ना कि ये वाली सदी भारत की सदी है। अब ये वाली सदी भारत की सदी है कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत लीड करेगा या फिर एशिया लीड करेगा, ये कह सकते हैं कि एशिया की सदी हो सकती है। तो हमारा जो सपना हमेशा से रहा है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, यानी कि कोई एक ध्रुव ना हो। जैसे पहले बाइपोलर थे, रशिया था और एक अमेरिका था। अब रशिया अमेरिका के इससे लड़ाई क्यों कर रहा था भाई? इसलिए तो कर रहा था कि जो यूएसए था, जो अमेरिका था, वो अपने आप को इतना लीड ना कर पाए कि वही चला रहा है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाइपोलरिटी से मोनोपोलर में आ गए थे, मोनोपोली हो गई थी किसकी? यूएसए की, ठीक है। लेकिन जो रशिया है और जो भारत है वो दोनों ही चाहते हैं कि मल्टीपोलर हो, यानी कि कोई किसी पे प्रेशराइज ना कर सकते हो, सारे कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग जो फैसले ले सकते हो, कोई किसी के जो मतलब को एग्जिस्टेंस को खतरा ना हो, कोई किसी के एग्जिस्टेंस को खतरा ना हो, किसी के ऊपर फोर्स ना किया जाए कि तुम हमारे ही पॉलिसीज को मानो, सब इंडिविजुअली रहे और सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हो। एक इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, यानी कि कोई युद्ध वगैरह ना हो, पावर का को एग्जिस्टेंस हो, यानी कि बहुत सारी पावर्स हो, सिर्फ एक पावर ना हो, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी सबकी इंडिपेंडेंट हो सके, डिसीजन मेकिंग पावर सबकी एक हो, और जो यूएन है, यूएन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। यूएन का यूनाइटेड नेशंस एक तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्यों बनाई गई, जो यूएसए है वो पूरा लीड ना कर सके, इसलिए यूएन में 5 कमेटी मेंबर्स बनाए गए जो वो है परमानेंट मेंबर्स हैं,
तो यूएन एक तरह की कमेटी है जहाँ पे छोटे देश भी बड़े देशों को अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, वरना बड़े देश क्यों सुनेंगे, बड़े देश तो कभी सुनेंगे ही नहीं छोटों की। तो यूएन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। हमने रशिया ने और इंडिया ने 80 बायलैटरल एग्रीमेंट किए, यानी कि हमारे बीच में बायलैटरल मतलब दो जब पक्षों के बीच की बात हुई तब उसे बायलैटरल कहते हैं। तो हमारे बीच में 80 एग्रीमेंट्स हुए, 80 एग्रीमेंट्स हुए 2001 के अराउंड में, ठीक है। और इसके अलावा हमने 20 ईयर फ्रेंडशिप वाला भी बॉन्ड किया था इनसे। तो चाइना और जो रशिया है जो इंडिया और रशिया है वो बहुत ज्यादा लिंक हुए हैं, और हमारा रशिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, जैसे कश्मीर में, ठीक है, जो एनर्जी सप्लाई होता है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो उसने हमें एनर्जी सप्लाई में बहुत मदद करी है, हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई है। जो सेंट्रल एशिया में टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जो ISI हम कहते हैं, इन सब में भी हमारी हेल्प करी है रशिया ने, ठीक है। हमारी जो रिलेशन है वो चाइना के साथ भी बैलेंस हम इसी वजह से कह सकते हैं कि रशिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, क्योंकि चाइना की आइडियोलॉजी भी थोड़ी रशिया से मैच करती है, तो इसलिए चाइना हमारे लिए थोड़ा बहुत ठीक रहता है। लेकिन अब हम जानते हैं चाइना की हालत अब क्या हो चुकी है, ठीक है। तो चेंजेस आते रहते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है। जो रशिया है वो हमारे साथ हमेशा रहा है, वो सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया जिससे आर्म्स लेता है, यानी कि हम हथियार लेते हैं ना जिससे, तो हम रशिया से सबसे ज्यादा हथियार लेते हैं दूसरे नंबर पे, यानी कि सबसे ज्यादा इंडिया किससे हथियार लेता है दूसरे नंबर पे, रशिया से हथियार लेता है। हमारे यहाँ कुछ हार्डवेयर भी आते हैं रशिया से, ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है हम, ठीक है। हम ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं और रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑयल उगता नहीं है इतनी मात्रा में, ठीक है, तो हम ऑयल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और रिपब्लिक्स हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इसके साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं इनसे, ठीक है। एनर्जी के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं इसलिए। और जो रशिया है वो इंडिया की न्यूक्लियर पावर एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो मैंने बताया था कि हमने अभी रॉकेट वगैरह, मतलब मैंने अभी बताया ना न्यूक्लियर एनर्जी में चाहिए होती है, तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि हमारा जो ये क्रोजेनिक रॉकेट था, ये जो क्रोजेनिक रॉकेट था, इसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी थी, ठीक है। अब क्या है, अब फ्लैशबैक में देखो जरा एक बार, इंडिया और USSR के रिलेशन कैसे हैं। इकोनॉमिक में देखो कि उसने हमारी भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो, ये सारी हमारी फैक्ट्रीज है ना, स्टील प्लांट है जितने हमारे, तो इन स्टील प्लांट में इंडिया की मदद किसने करी है, रशिया ने करी है, और इंडिया के ही पैसों में करी है। अब देखो अगर हम दो चीजें रिलेशन करते हैं ना, जो दो देश रिलेशन करते हैं, ठीक है, दो देश व्यापार करते हैं, तो दोनों के व्यापार में क्या होता है, दोनों की अलग अलग करेंसी है। अब किसकी करेंसी में व्यापार हो, ज्यादातर उसकी करेंसी में व्यापार होता है जिसकी करेंसी पावरफुल होती है। लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या किया, हमारे पास तो सोवियत यूनियन की इतनी करेंसी नहीं थी, ठीक है, तो हम तो मतलब तभी आजाद हुए थे ना, इसलिए तो सोवियत यूनियन ने इंडिया की ही करेंसी में हमारे सामान को, मतलब हमारे करेंसी को अपना सामान दिया, यानी कि हमारे ही पैसे ले लिए, रुपए ही ले लिए, रूबल नहीं, रुपए ही ले लिए और अपना सामान हमें दे दिया, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या उसने हेल्प करी, कश्मीर का जो इशू हुआ था यूनाइटेड नेशन में, वो हमारी मदद करता है। हम जानते हैं रशिया यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट मेंबर है, ठीक है, तो कश्मीर का जो इशू था उसने हमारी हेल्प करी है। उसमें 1971 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब उसने हमारी हेल्प करी थी, ठीक है, और वो हमारी हेल्प करता रहता है। मिलिट्री में क्या किया, ये हमें हार्डवेयर देता रहता है, टैंक वगैरह, वेपन्स वगैरह देता ही रहता है, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, और बहुत सारे जॉइंट हम प्रैक्टिस भी करते हैं। जॉइंटली प्रैक्टिस क्या होती है, जब दो कंट्रीज की जो आर्मी होती है वो एक साथ प्रैक्टिस करती है, ठीक है, एक दूसरे का कल्चर जानने के लिए। और हम कल्चर की बात करें तो हमने बात ही करी, जैसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, रशिया के जो लोग हैं वो इंडिया की कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब कि घर घर में ये सारी चीजें हैं कि हिंदी फिल्में उन्हें देखी जाती हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको जो क्वेश्चन करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, वही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप बताना चाहें तो अच्छा होगा। क्या है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर सोवियत संघ डिसइंटीग्रेटेड क्यों हो गया, वही जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो आपको इस वीडियो के नीचे देना है, क्योंकि आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है और चैप्टर के जो रीजंस थे वो पूरा कनेक्टेड है और आपको अब बताना है। और कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। इसके 8 पॉइंट है, आप कोई भी 6 पॉइंट दे सकते हो क्योंकि 6 पॉइंट का आपका लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, 6 मार्क्स का। 3 पॉइंट भी दे सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। और बच्चे पूछ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइम अभी नहीं आया है, अभी आपके पास टाइम है, आप फुल फ्लैश चैप्टर पढ़ो। जब टाइम होगा कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप पढ़ लोगे सब कुछ, तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। और वैसे पढ़ाते वक्त मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि किससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो इसी के साथ अभी के लिए बाय बाय, और आपके आंसर राइटिंग की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।